जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं, उसी में आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। और ये जो टेस्ट हुआ था एप्लीकेशन पे 24 अप्रैल को हुआ था। कुल 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ दे दिया गया है, टेलीग्राम पे जाके देखिए। हाँ, एक बात जान लीजिए, वीडियो जो चल रही है 7 नंबर या 8 नंबर की वीडियो है ये, आप कमेंट में जाके आप चौथे नंबर का वीडियो देख रहे हैं, चौथा वीडियो देख रहे हैं और कमेंट में जाके बोलते हैं उसका पीडीएफ दे दो। और सबसे पहले बोलना सीखिए, कोई भी है, ठीक है। सबसे पहले बोलना सीखिए किस तरह से किससे बात किया जाता है, ठीक। उसके बाद बोला कीजिए कैसे बात करना है। और उसके बाद आप चौथे नंबर की वीडियो में आप कमेंट कर रहे हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दो। उसमें पीडीएफ दे दीजिए भी नहीं, पीडीएफ दे दो। तो आपको मैं बता दूं कि पीडीएफ जो है, जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उस दिन से उसी दिन 1 घंटा पहले पीडीएफ दे दिया जाता है। तो आप बाद में जाके ढूंढेंगे या मांगेंगे तो आपको पर्सनली फिर मुझे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर जाके ढूंढना पड़ेगा टेलीग्राम पे, तो आप जाके ढूंढिए, फिर पीडीएफ मिलेगा। या फिर डेली कवर करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, नहीं है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इनमें यानी इसमें केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं। ये बिल्कुल सही है, सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं। और मैं आपको बता दूं, केंद्र एवं राज्य दोनों को जो है ना, संघीय शासन प्रणाली में केंद्र एवं राज्य को दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है, दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। लेकिन भारत संघीय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि भारत में जो है केंद्र को ज़्यादा पावर मिला हुआ है और राज्य को कम पावर मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है कौन सा विशेषता नहीं है, तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है प्रत्येक स्तर के सरकार की जिम्मेदारियां और शक्तियां संविधान के द्वारा सुस्पष्ट किया हुआ रहता है। ये भी बिल्कुल सही है। मतलब केंद्र की क्या शक्ति है वो स्पष्ट है, राज्य की क्या शक्ति है वो स्पष्ट है। सारी शक्तियां जो है संविधान में स्पष्ट किए रहते हैं संघीय प्रणाली में। नेक्स्ट, दोनों स्तर के सरकार में किसी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका इसमें मध्यस्थता करती है। ये भी सही है। नेक्स्ट है सरकार की विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। ये पॉइंट जो है गलत है। और विशेषता नहीं है पूछा जा रहा था, तो यही जो है विशेषता नहीं है, क्योंकि विधायी और कार्यपालिका शक्ति में जो है बंटवारा यानी पृथक्करण किया हुआ रहता है। यहाँ पे नहीं नहीं देना चाहिए था, होता है देता तो सही होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका आंसर है। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में वहतु शब्द से क्या तात्पर्य है? सबसे पहली बात कि ऋग्वैदिक काल जो है वो कब से कब तक था, तो वो था आपको, एक सेकेंड, हाँ, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व, यह है ऋग्वैदिक काल। और प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक में महिलाओं को सबसे ज़्यादा इज्जत, सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा छूट जो मिला है वो मिला है ऋग्वैदिक काल में। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। वो जो मिला है सबसे ज़्यादा इज्जत, सम्मान, छूट जो भी होता है वो ऋग्वैदिक काल में ही महिलाओं को मिला है। और आपको मैं बता दूं कि महिलाओं के प्रति सम्मान या फिर महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो सब धीरे धीरे छिन्न होने लगी। वो छिन्न होने लगी उत्तर वैदिक काल से। कब से छिन्न होने लगी, मतलब कम होने लगी? उत्तर वैदिक काल से। और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल है यानी शासन काल, यानी जो भी बोलिए, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये है उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में वहतु शब्द, एक सेकेंड, वहतु शब्द जो है वो किसके लिए? तो वहतु शब्द जो है वो है नवविवाहित कन्याओं को दिए जाने वाले उपहार के संबंधित है वहतु शब्द। आगे बढ़ते हैं। और ये देख लीजिए, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो इसके लिए इसे कहा जाता था अमाजू। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में यानी महिलाओं को कितनी छूट थी कि उनकी अगर इच्छा होती तो वो अविवाहित भी रह सकते थे, इतनी छूट थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इज्जत, कितना सम्मान और कितनी स्वतंत्रता थी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारतीय मुख्य बिंदु भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखिए सबसे पहली बात इसे ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मुख्य भूमि। सीधा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो आंसर अलग होगा, लेकिन मुख्य भूमि दिया हुआ है तो इसका आंसर अलग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केप केमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है।
ठीक है। लेकिन अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु सीधा पूछता तो क्या होता आंसर, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। आपको मैं बता दूं कि दास प्रथा को गैर कानूनी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत घोषित किया गया, लेकिन ये जो लागू है 1833 के तहत नहीं हुआ था। मतलब दास प्रथा का अंत जो है 1833 चार्टर अधिनियम के तहत नहीं हुआ था। इसका अंत जो है लॉर्ड एलनबरो, लिख लीजिएगा कॉपी में, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, जिनका कार्यकाल था 1842 से 44। ठीक है। तो इसी दौरान जो है लॉर्ड एलनबरो एक नियम निकाले थे, जिसे जो 1843 का चार्टर अधिनियम कह सकते हैं, या फिर 1843 के अधिनियम के नियम 5 के तहत दास प्रथा का अंत किए थे। नियम 5 अच्छे से याद रखिएगा, नियम 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत जो है दास प्रथा का अंत हुआ था, 1843 का नियम 5। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई। तबकात ए अकबरी की रचना जो है वो की गई है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। मैं आपको बता दूं और आपको जानना भी चाहिए कि अकबर के मतलब अकबर का जन्म से लेके मृत्यु तक का प्रत्येक दिन का अगर आपको दिनचर्या देखना है तो तबकात ए अकबरी आप पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें जो है तथ्य के अनुसार प्रत्येक पॉइंट दिया हुआ है, प्रत्येक दिन का दिनचर्या दिया हुआ है अकबर का, तबकात ए अकबरी में। और इसके लेखक कौन है, निजामुद्दीन अहमद। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 किस हिमालय में स्थित है। विश्व की मतलब सबसे ऊंची ऊंची चोटी अगर बोला जाए, विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी बोला जाए तो सभी ऊंची चोटी जो है वो बृहद हिमालय में है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, ये जो है लद्दाख में पड़ता है। K2 लद्दाख में पड़ता है, और लद्दाख ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांस हिमालय। देखिए यहाँ पे है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ऐसे में अगर पूछा जाता भारत की सबसे ऊंची चोटी, फिर भी ये गॉडविन ऑस्टिन K2 ही होता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। चलिए, एक मिथ फैला हुआ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग उस बात को मानते भी हैं कि संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। तो जो पढ़े लिखे हैं वो सारी बात जान रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़े हैं उन्हें पता है सारी जानकारी क्या है नहीं है, क्योंकि संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 8 बड़ी समिति, कितनी 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति का गठन किया गया था। 8 बड़ी समिति 13 छोटी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जिसमें से एक समिति था प्रारूप समिति, और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गया, पिछली किसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रारूप समिति में 8 मेंबर थे, जो कि मैंने गलत बताया था और इसके बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं किया। ये बहुत गलत बात है। अगर आपको पता है, आप जानते हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे आप गलत बोले, क्योंकि उसमें जो प्रारूप समिति में सिर्फ 7 मेंबर थे, सिर्फ 7 सदस्य थे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है कि सुमेलित नहीं है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सही है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष तो कोई ना कोई तो होंगे, तो इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, लिख लीजिएगा कॉपी में HC मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। मराठा सेना में अवैतनिक इस बात का ध्यान रखिएगा, अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा प्रारंभ हुई। तो मराठा सेना में सबसे पहले बात आपको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालाजी विश्वनाथ का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, 1713 से 20 तक। कॉपी में नोट करना जरूरी है। बालाजी मतलब बाजीराव प्रथम का है, ये हो जाएंगे 1720 से 40 तक। और बालाजी बाजीराव का इनका है 1740 से 61 तक। और मराठा साम्राज्य में ये तीनों शासक जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किए हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई। इनमें से जो है बाजीराव प्रथम
इनका जो कार्यकाल है 1720 से 1740, इस दौरान ये युद्ध करते ही रह गए, मतलब कंटिन्यू इनका युद्ध चलता ही रहा। और पिंडारी किसे बोलते हैं, मतलब पिंड, और जो व्यक्ति युद्ध करेगा, जो व्यक्ति कंटिन्यू युद्ध करेगा उसे सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब सैनिक की आवश्यकता पड़ी तो ये जो है अवैतनिक सैनिक के रूप में पिंडारियों का उपयोग करना शुरू कर दिए, मतलब नियुक्ति करना शुरू कर दिए। ठीक है, पिंडारी कौन थे? महाराष्ट्र के जंगल में पिंड नामक शराब पीते थे पिंडारी। ठीक है, महाराष्ट्र के जंगल में एक जाति थी जिसका नाम मुझे याद नहीं है, 2 शब्द का नाम है उस जाति का, मुझे याद नहीं है अच्छे से। ठीक है, उस जाति के द्वारा जो है पिंड नामक शराब, मतलब वो जाति पीता था। तो वही पिंडारी की सहायता से बाजीराव प्रथम बहुत सारे युद्ध को जीते भी थे और उसकी नियुक्ति किए थे। इसमें एक पॉइंट है अवैतनिक सैनिक। और ये जो पिंडारी थे ये वेतन पे नहीं नियुक्त हुए थे, ये वेतन पे नियुक्त नहीं हुए थे, ये नियुक्त हुए थे इस बात पे कि हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी युद्ध करेंगे और जितना धन लूटेंगे या फिर अर्जित करेंगे उसका कुछ हिस्सा जो है वो फिक्स कर दिया गया था, उसका कुछ हिस्सा इस पिंडारियों को दे दिया जाएगा। तो इस बात पे जो है पिंडारी मतलब परमानेंट नियुक्त नहीं थे, लेकिन जब जब युद्ध होता था तब तक वो जो है मराठा साम्राज्य का साथ देते थे, यानी बाजीराव प्रथम का साथ देते थे। ठीक है, और आपको पता होगा पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो पिंडारियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है? तो बृहद हिमालय प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ दे रहा है बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश, आगे आ जाते हैं हम लोग तुजू मणिपुर, ठीक है, और बुर्जिला ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस थे। 1948 के भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में जो भाषाई प्रांतीय आयोग का निर्माण हुआ था उसके अध्यक्ष थे एस के धर। कौन थे? एस के धर थे। और ये जो निर्माण हुआ था ये जून 1948 में निर्माण हुआ था इस समिति का, और ये अपना रिपोर्ट पेश किए थे दिसंबर 1948 में। ठीक है, दिसंबर 1948 में। और इसके तहत कहना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा, लेकिन बाद में फजल अली आयोग की अध्यक्षता की गई और फजल अली आयोग जो है 1955 में अपना रिपोर्ट देते हैं। उसमें कहते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत 14 राज्य की स्थापना की गई और कुछ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी उस समय, कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया? तो मोक्ष शब्द जो है वो तालाक के लिए प्रयुक्त किया। कौटिल्य यानी मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो है जितना हक महिलाओं को था तालाक देने के लिए, उतना ही हक जो है पुरुष को भी तलाक देने का था। ठीक है, तो मोक्ष शब्द जो है वो तालाक से संबंधित है, चाणक्य की अपनी कृति अर्थशास्त्र के अनुसार। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक व नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है। बिल्कुल सत्य है। अब आप लोग देख रहे होंगे एक जगह भौतिक विकास, एक जगह है नैतिक विकास। आखिर ये भौतिक विकास और नैतिक विकास है क्या? आप लोग को जानना चाहिए कि भौतिक विकास के अंतर्गत राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास आता है। लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक विकास के अंतर्गत राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास आता है, लेकिन नैतिक विकास के अंतर्गत धार्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है। मूल अधिकार अस्थायी है, इसे संसद संविधान संशोधन द्वारा घटा नहीं सकती है। बिल्कुल गलत है ये पॉइंट। मूल अधिकार जो है वो अस्थायी है और अस्थायी है, और इसे संसद जो है संविधान संशोधन के तहत घटा बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है। बिल्कुल गलत है। मूल अधिकार को कोई भी व्यक्ति परित्याग नहीं कर सकता। ये नागरिकता थोड़ी ना है कि परित्याग कर लेगा। तो बी और सी गलत हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक सत्य है। सल्तनत काल में क्यू सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था।
सिंधु नदी अपवाह तंत्र की एकमात्र नदी कौन सी है जिसका प्रवाह केवल भारत में? आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खमान हिमनद से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खमान हिमनद से निकलती है। कॉपी में नोट करते जाइएगा। और सिंधु का 5 सहायक नदी है जिसे पंचनद भी बोला जाता है। उनमें से है, इसे भी लिख लीजिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और इस 5 नदी में से एक ऐसा नदी है जिसका प्रवाह सिर्फ यानी केवल भारत में है, और वो कौन सा है? वो है ब्यास। वो कौन सा नदी है? वो ब्यास है। बाकी चारों नदी जो है भारत और पाकिस्तान दोनों में है। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है? तो ये बाद है इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985। इसी बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया है अनुच्छेद 19 के 1 में। भारत के किस वायसराय को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? तो भारत के उद्धारक की संज्ञा अगर दिया जा रहा है तो वो वायसराय जो है भारत के लिए अच्छा काम किया होगा, तभी उसे उद्धारक की संज्ञा दिया जा रहा है। और वो कौन सा है? तो वो है लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। और इनका कार्यकाल है 1880 से 1884 तक, लिख लीजिएगा कॉपी में। और इनसे पहले लॉर्ड लिटन थे जो 1876 से 1880 तक थे। ठीक है। और आपको बता दूं कि लॉर्ड रिपन के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य किया गया था जिसे बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति। इस बात से बहुत सारे महापुरुष यानी बहुत सारे विद्वान सभी लोग प्रभावित हुए थे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की जो समाप्ति की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, इसलिए इन्हें उद्धारक की भी संज्ञा दी जाती है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं। कुरुबा स्थानांतरी कृषि का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में? देखिए, कुरुबा हो, ये जो स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है कि जो भी आदिवासी हैं, मतलब कुछ आदिवासी होते हैं जो किसी स्थान पे जाते हैं, वहाँ की जंगलों को काटते हैं, जंगलों को काट के वहाँ पे खेती करते हैं, अन्न उपजाते हैं, खाते हैं, और 3-4 साल तक खेती करते हैं। फिर वो ज़मीन बंजर हो जाती है या फिर अनुपजाऊ हो जाती है। फिर वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे जंगल काटते हैं, फिर वह खेती करते हैं। इस प्रकार से इसे ही बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है। तो इनमें से एक जगह इस स्थानांतरित कृषि को कुरुबा कहा जाता है। और वो जगह कौन सा है? तो वो जगह हो जाएगा आपको झारखंड। झारखंड में से क्या कहा जाता है? कुरुबा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो इसमें से रामलीला सही है, वैदिक मंत्रों के पाठ करने की परंपरा सही है, छऊ नृत्य, इनमें से सभी को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 अनुच्छेद जोड़ा गया था। वो तीनों अनुच्छेद आपके सामने हैं। अनुच्छेद 39 का क, अनुच्छेद 43 का क और अनुच्छेद 48 का ख। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। और एक पॉइंट और आपको जानना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है, लेकिन वो जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के तहत, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का ख। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ। इन विदेशी समाज के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो इन विदेशी समाज के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता था उसे कहते थे बात्य क्षत्रिय। क्या बोलते थे? बात्य क्षत्रिय। ठीक है। लेकिन चेट्टियार भी इम्पोर्टेंट है। चेट्टियार बोलते थे दक्षिण भारत में जो व्यापारी वर्ग थे ना, उन्हें चेट्टियार बोला जाता था। यवन प्रिय किसे बोला जाता है पता है? हिंद यवन जो थे ना, उन्हें काली मिर्च यानी मरीच जो है बहुत पसंद था, तो मरीच को ही जो है ना यवन प्रिय बोला था। अच्छा, ये साटक भी जान लीजिए। साटक जो है ये संबंधित है वस्त्र उद्योग से। किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उकाई ताप्ती नदी सही है, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी गलत है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। ऑप्शन 1 भी, तवा प्रोजेक्ट जो है वो तवा नदी पर ही है। मिदनापुर नहर केसवादी सही है, और उकाई ताप्ती नदी सही है।
अकबर द्वारा शुरू किए गए मनसबदारी व्यवस्था में कौन से वर्ग शामिल होते थे? सैन्य वर्ग, नागरिक वर्ग, अमीर कुलीन वर्ग, इनमें से सभी शामिल होते थे। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? कौन है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा इसमें। संबंधित नहीं है पूछा गया ना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। आगे बढ़ते अब। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना सही है। प्राकृतिक पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तीसरा है सामान्य अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता। ये देखिए अनुच्छेद 39 के क में वर्णित है। ये नीति निर्देशक तत्व है, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, ठीक है। हाँ तो हो जाएगा। और फिर नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, ये भी नीति निर्देशक तत्व में है। तो 3 और 4 जो है वो मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कोचीन गलत है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कोचीन नहीं है, केरल के कासरगोड में। कहाँ है? केरल के कासरगोड में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में केवल वही सदस्य भाग ले सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, परंतु अपना प्रतिनिधि संसद भेज सकते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करना उचित रहेगा। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में केवल वही सदस्य भाग लेते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में सिर्फ लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, परंतु अपना प्रतिनिधि संसद भेज सकते हैं, बिल्कुल गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान जो है राष्ट्रपति संसद में उपस्थित हो सकते हैं या वो चाहें तो अपना प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना, ठीक है, सम्मिलित कर देते हैं। सबसे पहला है जय दयाल या हरदयाल। जय दयाल या हरदयाल ये जो है राजस्थान से संबंधित थे। मनीराम दत्त असम से। सुरेंद्र साई ये हो जाएंगे उड़ीसा से। और नाना साहेब बताइए कानपुर से। मैच कर लीजिएगा आप लोग। कौन सा औद्योगिक नगर लौह इस्पात से संबंधित नहीं है? तो हैम्बर्ग जो जर्मनी का है ये लौह इस्पात से संबंधित नहीं है, ये जलयान उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलयान उद्योग से संबंधित है हैम्बर्ग जर्मनी वाला। लेकिन लौह इस्पात से संबंधित है टूला रूस का, हैमिल्टन कनाडा का और क्रीवाईरॉग यूक्रेन का। नेक्स्ट, ऑस्कर में जाने वाला भारत का सबसे पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे? महबूब खां। निम्नलिखित में से किस विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, इस दोनों में जो है राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। लेकिन धन विधेयक जो है उसके लिए आदेश राष्ट्रपति से पहले ही ले लिया जाता है, जिसकी वजह से वो वीटो का प्रयोग नहीं करते। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जो है इसके लिए आदेश पहले से नहीं लिया जाता है। और आपको बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऋषभदेव वृषभ सही है। मल्लीनाथ कलश सही है। पार्श्वनाथ शंख गलत है। पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प। क्या होगा? सर्प। और फिर महावीर सिंह सही है। फिर शंख किसका है? तो शंख किनका है ये भी जानना जरूरी है। अरिष्टनेमी का है। किनका है? शंख है अरिष्टनेमी का। नेक्स्ट, भारत की लाल पीली मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा जो प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरी प्रमुख इसलिए है कि प्रथम प्रमुख जो है वो जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट है
लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। और इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो है सही है। नेक्स्ट है, यह मृदा स्वभाव से क्षारीय होता है। बिल्कुल गलत है, यह मृदा जो है वो स्वभाव से अम्लीय होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, महीन कणों वाली लाल पीली मृदा काफ़ी उर्वर होती है जबकि मोटे कणों वाले अनुर्वर होती है, ये भी सही है। तो इसका सही हो गया 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 सही है। भारत के संविधान के वे 2 उपबंध कौन हैं जिसमें स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं? आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो जान लीजिए। जैसे कि कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल किसके प्रति होता है, किसके विरुद्ध होता है? ये होता है जो सेना में है, जो सैन्य में है, और उनके विरुद्ध जो है कोर्ट मार्शल होता है। मतलब कि जैसे मतलब आम नागरिक के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, उसी अनुसार जो है कोर्ट मार्शल बनाया गया है सेना के लोगों के लिए। तो सेना के लोगों के लिए जो मतलब कोर्ट मार्शल के खिलाफ, यानी कोर्ट मार्शल में जो उन्हें सज़ा दे दी जाएगी, जो भी कार्रवाई की जाएगी, वो जो है अपने खिलाफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नहीं आ सकते। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 136 के 2 में और अनुच्छेद 224 के 4 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लेकिन अपवाद में एक पॉइंट है जिसे जान लीजिए आप लोग। अगर मामला सैनिकों के मौलिक अधिकार का मामला होगा तब सैनिक जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी सुनवाई डाल सकता है। जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे हैं और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोह मानता हूं जो उन्हीं के खर्च पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनका परवाह बिल्कुल नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दयानंद सरस्वती का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। सलेम तमिलनाडु में सही है, लौह अयस्क क्षेत्र है। बेल्लारी लौह अयस्क क्षेत्र जो कर्नाटक में है। दल्ली राजहरा आंध्र प्रदेश में गलत है। ये जो है छत्तीसगढ़ में, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बादाम पहाड़ ओडिशा में सही है। संविधान के वे 2 अनुच्छेद कौन है जो राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं जो लोकसभा के पास नहीं है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। 249 का कहना है कि राज्यसभा कोई भी विधेयक जो है 2/3 बहुमत से अपने राज्यसभा में पारित कर लेता है तो राज्य सूची पर कानून जो है संसद बनाएगी। मेरा कहने का अर्थ क्या है उसे आप लोग समझिएगा पहले, शायद क्लियर नहीं होगा। अनुच्छेद 249 का कहना ये है कि राज्य सूची के विषय पर कानून जो है संसद बना सकती है, लेकिन तब जब राज्यसभा जो है 2/3 के बहुमत से इसे पारित करेगी। ठीक है, यही बात जो है। वैसे आपको पता होगा कि राज्य सूची पे विषय राज्य ही बनाता है, लेकिन अनुच्छेद 249 के तहत संसद भी बना सकती है। और अनुच्छेद 312 पता होगा, IPS IAS की नियुक्ति राज्यसभा करती है। आगे बढ़ते हैं। 1940 में महात्मा गांधी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अफवाह फैला दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत ब्रिटेन का साथ देगा या फिर साथ दे रहा है। तो इसी बात को बताने के लिए कि भारत जो है ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में, इसके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश सरकार को यह बताना था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उसके साथ नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा कब शुरुआत हुई? 1995 में, और इसके तहत 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं उन्हीं में से किन्हीं को चुना जाता है। पता नहीं इसका चुनने का क्या तरीका है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है? राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना एवं सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना सही है। नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, ये भी सही है। मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों प्रधानमंत्री को संसूचित करना, ये गलत है। प्रधानमंत्री की जगह पर राज्यपाल होना चाहिए ना, राज्यपाल को सूचित करना होगा। अनुच्छेद 167 में वर्णित है ये सब। यदि राज्यपाल चाहे तो ऐसे किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया, मंत्रिपरिषद विचार हेतु प्रस्तुत करना, ये भी सही है। भारत में पहला चाय का बगान कब स्थापित किया गया? 1835 में दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बसंत विश्व 21 मार्च सही है।
शरद विषुव 23 सितंबर सही है, उपसौर 3 जुलाई सही, 3 जनवरी सही है, अपसौर 4 जुलाई होना चाहिए, 3 जुलाई नहीं, मतलब ये गलत है। भारतीय संविधान का कौन सी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच नहीं किया गया? तो ये है न्यायिक शक्ति, जिसकी बंटवारा नहीं की गई है। बाकी विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति का बंटवारा किया गया है। बंगाल के किस गवर्नर ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? बंगाल को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया था। वो कौन सा गवर्नर था? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, पानी की समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं डालमेशियन। क्या बोलते हैं? डालमेशियन। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद 262। निम्नलिखित में से किस संस्था पार्टी आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था? तो वो है गदर पार्टी। गुरिल्ला युद्ध तकनीक आपको पता हो, छुप छुप कर जो मारते हैं, वो गदर पार्टी के द्वारा किया गया था। 1913 में इसकी स्थापना की गई सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है ये मनीला, और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो कटक में। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा किला विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? इनमें से सिर्फ एक किला है जो विश्व विरासत में शामिल नहीं है, मेहरगढ़ का किला। लेकिन कुल 7 किला या 6 किला, कुल 6 किला जो है वो अब विश्व विरासत में शामिल है। जैसलमेर का किला हो ही गया, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, एक और कोई किला है जो मुझे ध्यान नहीं है। कुल 6 किला जो है विश्व विरासत में शामिल है। तो सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो देने से पहले इसका PDF दे दिया जाता है टेलीग्राम पे। आप डेली कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, आप मिस नहीं कीजिएगा तो PDF आपको मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करने से तो नहीं मिल पाएगा, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। आपको पता ही होगा कि मैं खास करके उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।